A circle of diameter 8 inches is inscribed in a triangle ABC where ABC is 90 degree. BC 10 is an area of the triangle. Again an easy question from geometry. Geometry से एक comparatively easy question है, ये आपको बस समझ आना चाहिए कि ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल होगा. इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल. देखते हैं इसमें एक सर्कल हम बना भी पाते हैं कि नहीं. लेट्स ट्राई. मतलब ड्राइंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हालांकि ड्राइंग आपकी अच्छी है तो आप ढंग से बना सकते हो. बी 90 डिग्री है, ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज सी, दिस इज ए. तो ये 90 डिग्री है और इसका जो रेडियस है इसका ये 4 सेंटीमीटर है. 4 इंचेस है कि सेंटीमीटर है, इट डजंट मैटर मच ऑल्सो. और पूरा बीसी जो है वो 10 है. तो हमें क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया. इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है. वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट एक सर्कल पे जाते हैं तो वो हमेशा इक्वल होते हैं. अगर ये सर्कल है, मैं यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों इक्वल होंगे. अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा. ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा. तो हमें गिवन है कि BC 10 है, ठीक है. तो इसका मतलब है, मैं यहाँ पे D लिख देता हूँ. तो BD क्योंकि ये रेडियस है तो ये 4 है ना. तो ये बाकी का बच गया 6, क्योंकि टोटल जो है वो 10 है. ये 6 हो गया. ऑब्वियसली नीचे वाला ये 4 है क्योंकि ये भी रेडियस है. अब C से D, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट E है. अगर CD 6 है तो CE भी 6 ही होगा. क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट सेम सर्कल पे ड्रॉ किए गए एंड दे आर ऑलवेज इक्वल. एंड सेम वे में A से E अगर मैं मानूं कि x डिस्टेंस है, तो A से यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं CDEF. A से F भी x ही होगा. दैट्स द कैच. बस अब तो आपको कुछ भी नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, विच इज इक्वल टू बेस क्या है x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस हाइट क्या है BC विच इज 10 का स्क्वायर विच इज 100. 10 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ. लेट्स ओपन दिस. ये a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलूंगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 प्लस 2ab यानी 12x. दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 100. x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा. ये 12x है, ये 8x है. जब ये इधर आएगा तो ये 4x बचेगा. दैट इज इक्वल टू, इस 16 में से ये 36 में से 16 माइनस करूँ तो ये 20 बचेगा यहाँ पे. ये 20 जब राइट हैंड साइड से जाएगा तो 100 में से 20 माइनस होगा, सो इट विल बी 80. सो x विल बी 80/4. इसका मतलब है 20. x 20 आ जाएगा. का मतलब है ये जो बेस है मेरा, ये 20 है और ये 4 है, तो पूरा बेस है 24. और इसकी हाइट कितनी है, हाइट 10 है. एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड. सिंपल ही है ना. हाफ बेस क्या है 24 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 10. ऐसे काट दीजिए 12. 12 इंटू 10 120. So that will be the area of the triangle and that will be our answer. Isn't it an easy question from geometry? If the area of a regular hexagon is equal to the area of an equilateral triangle of side 12 centimeter, then the length of each side of hexagon is. It's a very easy question from geometry. Very easy question. रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है 6 इंटू √3/4a². अगर उसकी साइड, हेक्सागन ऐसा होता है जिसमें 6 साइड्स होती है. एक्चुअली इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं जिनकी साइड ए है. तो 6 इसलिए इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² होता है. ये हेक्सागन क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, वो कह रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 12 है. अभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिखा है. एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 12 है, उसका एरिया होगा √3/4 इंटू a². ए के केस में 12 इंटू 12 है. 4 से 4 कट गया, 6 से कट गया 2 पे, √3 से √3 कट गया. सो a² इज इक्वल टू 24. a विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 24. 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, यानी a विल बी 2√6. बस इतना सा करना था, विच इज ऑप्शन नंबर बी. हेक्सागन की साइड कितनी आ गई 2√6, 2√2 की लिख दिया, विच इज ऑप्शन नंबर बी. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन ज्योमेट्री से था. इसलिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्योमेट्री छोड़ ही जाते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है. अब देखिए इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी ज्योमेट्री से, और अर्थमेटिक से कई क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होंगे. यू शुड नॉट लूज दीज मार्क्स. ये क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं चाहिए. आप सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हो और डायरेक्ट आपको हेक्सागन की साइड मिल रही है. So you should solve these questions in the exam. Suppose the length of each side of a regular hexagon is
2 सेंटीमीटर। सी हेक्सागन बहुत फेवरेट फिगर है कैट वालों की, बिकॉज कैट नॉर्मली ना हेक्सागन के ऊपर बहुत फोकस करता है, ABCDEF, क्योंकि इसमें 6 बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कई क्वेश्चन आते हैं। आजकल हेक्सागन के बारे में फोकस करता है, तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद हेक्सागन। इफ इट नहीं है, ये इफ है। इफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये भी मिड पॉइंट ऑफ CD कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी हर एक साइड जो है वो 2 है, 2 2, तो मिड पॉइंट मतलब ये 1 है तो ये 1 होगा। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, देन द लेंथ ऑफ AT ये T है बेसिकली, इसकी लेंथ निकालनी है। इट्स easy to medium, it's although very easy but you can call it easy to medium। अगर आप comfortable हो इसके साथ then you will find it's really easy। लेट्स ज्वाइन ए को सी से। अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इंटरनल एंगल कितना होता है हेक्सागन का। हेक्सागन का इंटरनल एंगल हमेशा होता है 120 डिग्री, और जब भी हम ये ज्वाइन करते हैं दिस इज 120, इसे मैं परपेंडिकुलर बना देता हूँ। जो BX है इसे X कह देते हैं, तो BX जो है वो ACD से परपेंडिकुलर है AC पे, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री हुआ, और ये पूरा एंगल 120 था तो ये 60 डिग्री होता है। ये काफी लोगों को पता होगा, अगर आपने हेक्सागन पे काम किया है तो ये 60 होता है, ये 90 होता है, तो ये 30 होता है। तो बेसिकली ये 30 60 90 बनता है। अब 30 60 90 एक बहुत अच्छा ट्रायंगल होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 90 के अपोजिट अगर 2 साइड है तो 60 के अपोजिट हमेशा 2 का √3/2 होता है, ये कॉमन होता है, और 30 के अपोजिट हमेशा 2 का हाफ यानी 1 होगा। ये कॉमन चीज है जो 30 60 90 में आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो AX आएगा ये आएगा 2 का √3/2 विच इज √3। सो AX विल बी √3, दिस पार्ट विल बी √3 है। सिमिलरली XC भी √3 होगा। अब ये एंगल भी सिमिलरली 30 डिग्री होगा, एंड जो बचा हुआ एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो पूरा एंगल है इंटरनल एंगल 120 डिग्री होता है एक हेक्सागन में। तो आई कैन सी कि जो हमारा ये ट्रायंगल बना है ए, ये थोड़ा पिक्चर सही नहीं बनी, दोबारा बना देता हूँ। ACT ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है C पर, ठीक है, और ये जो AC है ये 2√3 है, क्योंकि √3 प्लस √3 है, एंड CT 1 गिवन है। अब हमें AT पूछा है, ये तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 into 3 12 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज 13। सो x स्क्वायर 13 है तो x विल बी √13 AT की लेंथ होगी विच इज ऑप्शन नंबर A, दैट विल बी आवर आंसर। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप हेक्सागन को बहुत अच्छे से करिए, इसमें 30 60 90 ट्रायंगल बनते हैं, आप उसको बहुत ढंग से समझिए कि 30 के अपोजिट साइड हमेशा 90 के अपोजिट साइड की हाफ होती है, और 60 के जो अपोजिट साइड होती है वो 90 के जो अपोजिट है यानी 2 उसकी √3/2 होती है। उससे हमने निकाला AX √3 है, सेम वे में CX √3 है, तो AX पूरा सॉरी AC पूरा 2√3 आ गया, और CT गिवन 1 था, और ये 90 एंगल था, क्योंकि ACT जो एंगल होगा 90 होगा, बिकॉज ACB 30 डिग्री है 30 60 90 की वजह से, बचा हुआ एंगल 90 होगा बिकॉज द इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागन इज 120 टोटल। तो एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ACT, हमने यहाँ बनाया था, जिसमें एक साइड, दो साइड हमको पता है, थर्ड हाइपोटेन्यूज निकालनी है, बस पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। सो एक्चुअली इट्स एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है, बट बी वेरी कंफर्टेबल विद हेक्सागन एंड ट्राई टू वॉच दिस वीडियो अ कपल ऑफ टाइम्स, उसके बाद मुझे लगता है आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। Let D and E be points on sides AB and AC respectively of a triangle ABC such that AD ratio BD is 2:1 and AE ratio C is equal to 2:3, okay? एक ट्रायंगल में ये पॉइंट्स हैं। if the area of the triangle ADE is 8 then the area of the triangle ABC, it's an easy question from geometry। ज्योमेट्री में 3 मेजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन होते हैं एंगल निकालने के, दूसरे एरिया के, और तीसरे साइड्स या उनके रेशियो के, ठीक है। जो तो पहले दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये काफी इजी क्वेश्चंस होता है। थर्ड वाले थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता है।
सबसे पहला स्टेप है इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स ड्रॉ ए बी सी, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, राइट। दिस इज ए बी एंड सी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं ए डी, ये पॉइंट डी यहाँ पर है और एक पॉइंट ई यहाँ पर है, ठीक है। ए डी इज 2, तो डी बी इज 1, ये रेशियो है 2:1, एंड ए ई एंड सी ई का रेशियो 2:3 है। लेट्स जॉइन दिस। इसने बोला ए डी ई जो ट्राइंगल है, ये हमारा ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका जो एरिया है वो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हमें पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब आपको ये समझना है कि जो गिवन है वो क्या है। वो गिवन है ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया। अब इसकी दो साइड हमको पता है, राइट। आप रेशियो भी समझ सकते हो, मान लो ये 2x होगा तो ये 1x होगा, और इधर ये 2y होगा तो ये 3y होगा। हालांकि सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल किसी को रेशियो में कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेक। तो अगर ADE का एरिया निकालें, ट्राइंगल ADE का एरिया, तो वो कैसे निकलेगा? जब भी दो साइड्स गिवन होती हैं तब हम साइड कैसे निकालते हैं एरिया? या तो हम ये करेंगे हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड कर दें। हम इस एंगल को, ये एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, उससे भी ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लूँ कि एंगल ए जो है ये 90 डिग्री है, सपोज करिए। तो ऑब्वियसली ये जो 2x है ये बेस हो रहा होगा, और ये 2y जो है परपेंडिकुलर हो रहा होगा। मतलब ऐसे एंगल बन रहा होगा ना, ये 2x है, ये 2y है। इसमें क्या होता है, द एरिया विल बी हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 8। तो इससे मैं देख सकता हूँ कि ये 2 से 2 कट गया, x इंटू वाई जो है मेरा वो 8/2 यानी 4 आ जाएगा इस 2 से, क्योंकि ये 4 पे कट जाएगा। तो सिमिलर वे में अगर मैं बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालने लगूं, एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का, तो क्या होगा? बिकॉज ये तो मैंने 90 डिग्री मान लिया। आप कुछ भी एंगल एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उसने कोई कंडीशन दी नहीं है। ये तो हो ही सकता है ये 90 डिग्री हो, मैं बिना 90 के भी बता दूंगा, बट 90 से भी हम नॉर्मली कर सकते थे। तो अब एबीसी का एरिया क्या होगा? हाफ बेस। अब बेस इंटू एल्टीट्यूड में ये 2x की बजाय ये पूरा साइड होगी ए बी, जो 2x प्लस 1x यानी 3x है, इंटू ये वाली साइड 2y प्लस 3y यानी 5y है। ये निकालना है हमको, दैट इज इक्वल टू, अब ये 3 इंटू 5, ये हाफ भी है, इंटू x इंटू वाई, एक्स वाई है। अब एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं 4, सो इट विल बी हाफ 3 इंटू 5 इंटू एक्स वाई की वैल्यू अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डाली तो 4 लिखूंगा मैं यहाँ पे। नाउ दिस कैन बी कैंसल टू, 3 5 15, 15 2 30. That will be the area of the large triangle or the bigger triangle ABC, and which will be our answer. तो एक इजी क्वेश्चन है बहुत, ज्योमेट्री से डायरेक्टली आप कर सकते थे। अगर आप परपेंडिकुलर इनटू बेस, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते, तो हमने बस एंगल ए को 90 डिग्री एज्यूम किया था, जिससे इसकी कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही थी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री। बट मान लीजिए कोई ये एज्यूम ना कर पाता, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ही कह सकते हैं सर ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, ये तो हमें पता नहीं है। चलिए नहीं पता है, राइट, तो हम क्या करेंगे? तो भी सेम चीज ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा। एडीई का एंगल, एडीई ट्राइंगल का एरिया में कैसे निकाल सकता हूँ? दो साइड गिवन है, तो कैसे होता है? अगर आपको याद हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक तरीका होता है हाफ ए बी साइन थीटा, दैट यू शुड नो, कि दो साइड के बीच में जो एंगल होता है, इस केस में एंगल है ए, सो इट विल बी हाफ इंटू 2x इंटू 2y इंटू साइन ए, बिकॉज एंगल जो है वो साइन ए है, दैट इज इक्वल टू 8। इससे क्या होगा? ये 2 से 2 कैंसिल होगा, x इंटू वाई इंटू साइन ए जो है वो आएगा मेरा 4, बिकॉज ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 पे। तो x इंटू वाई इंटू साइन ए जो है वो मैं 4 निकाल सकता हूँ। आई कैन से दिस एज इक्वेशन नंबर ए, कि 1 मैंने पहले लिया था, इससे ए ले लेता हूँ। तो सेम वे में हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने अगर जाएंगे, तो इट विल ऑल्सो बी हाफ ए बी साइन थीटा। अब ए बी मेरी पूरी ये वाली साइड है, 2x प्लस 1x विच इज 3x, इंटू ये 2y एंड 3y इज 5y, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स विच इज साइन ए। तो दोबारा से ये वही चीज होगी, हाफ इंटू 3 इंटू 5 लिख देता हूँ। अब बचा गया इंटू x इंटू वाई इंटू साइन ए, एक्स वाई साइन ए। एक्स वाई साइन ए की वैल्यू हमको पता है
a इक्वेशन से x into y into sin है 4 है, so we can again put the value half into 3 into 5, ये तो कांस्टेंट ही है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर इक्वेशन a से 4 into 4 कर दूं तो अब इसे कैंसिल करूं, 2 2 जा 4, अब ये 3 5 जा 15 2 जा 30 is the area again, so our answer will again be 30, इससे कुछ आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इजी है, जिसे आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते थे, इसके बिना भी कर सकते थे। सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। The sides A and B of a trapezium ABCD, they are parallel. Okay, इसकी फिगर बना लेनी चाहिए, but let's read it. With AB being the smaller side, okay, P is the midpoint of CD and ABPD is a parallelogram. Fine. If the difference between the areas of parallelogram and triangle is 10, then the area of trapezium is. This is also an easy question from geometry, guys. आपको लगेगा कि इतने आसान आसान ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, लेट्स ट्राई। इसका सिंपल है कि पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिगर ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब वो कह रहा है कि ए बी छोटा है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये मान लीजिए यहाँ पे पी है एक मिड पॉइंट, ए बी पी डी जो है ये पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम मतलब ये इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे, और हमको पूछा है ये ट्रेपेजियम ए बी पी डी का, ए बी सी डी का सॉरी, एरिया कितना है। अगर ट्रेपेजियम का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स एन इजी क्वेश्चन। इसका सिंपल है, मान लीजिए डीपी मान लो मैं साइड एक्स है, तो क्योंकि ये डीसी का मिड पॉइंट है तो पीसी भी एक्स होगा। अब अगर इसकी हाइट में मानूं, बिकॉज पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, लेट्स अज्यूम ये हाइट है, तो पैरेललोग्राम ए बी पी डी का एरिया विल बी इक्वल टू एक्स इंटू एच, बेस इंटू हाइट। सेम वे में ट्राइंगल बीसीपी का एरिया दैट विल बी इक्वल टू हाफ बेस एक्स है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी तो एच ही है बॉस, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ए बी और सी डी, इनके बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा, दैट वाज द कैच। तो इसका एरिया विल बी हाफ ऑफ एक्स इंटू एच। इन दोनों का जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड का, एक्स एच माइनस हाफ इंटू एक्स एच, दैट इज इक्वल टू 10 एज पर द क्वेश्चन। ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मैं डिफरेंस निकालू तो हाफ ऑफ एक्स इंटू एच इज इक्वल टू 10 आएगा ये, बिकॉज एक्स एच में से हाफ एक्स एच माइनस होगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स इंटू एच विल बी 10 इंटू 2 यानी 20। तो एक्स इंटू एच जो है मेरा, वो ट्रेपेजियम का एरिया होगा 20, और हाफ एक्स इंटू एच वो मेरा ट्राइंगल का एरिया होगा यानी 10। तो टोटल एरिया जो ट्रेपेजियम का होगा वो 20 प्लस 10 यानी 30 होगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें एक ट्रेपेजियम दिया है, ट्रेपेजियम में एक साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम और जो एक ट्राइंगल बच गया उनके एरिया का डिफरेंस 10 गिवन है। वो बस हमें ये करना था कि बेस इनटू हाइट जो है उससे पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का एरिया निकालना था जिसमें हाइट दोनों की कॉमन है और साइड इक्वल ही है क्योंकि मिड पॉइंट है। तो इट वाज वेरी सिंपल, उससे हम पैरेललोग्राम का और ट्रेपेजियम सॉरी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी एंड आवर आंसर इज 30। सो इट्स एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री जो आप एग्जाम में बहुत आराम से कर सकते हो। If a rhombus has area 12 square centimeter and side length 5 centimeter, then the length of its longer diagonal is, it's an easy to medium question, you can say. It's not a very difficult question, but it's from geometry again, but it's an easy question. Rhombus में आपको एक concept पता होना चाहिए कि rhombus में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, मतलब चारों साइड इक्वल होती है, एंड पैरेलल अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होती है, चारों इक्वल होती है। बट एक और इम्पॉर्टेंट कैच इसमें ये है कि इसकी जो डायगोनल्स होती है ना, वो हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, और ये इक्वल नहीं होती है, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी रोम्बस में 90 डिग्री पे उसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। वैसे भी उसका एरिया हाफ d1 इंटू d2 होता है, जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, यानी ये डायगोनल d1 होती है, ये d2 होती है, और ये इक्वल नहीं होती है। अब इस केस में क्योंकि रोम्बस का एरिया 12 है 12, तो मैं निकाल सकता हूँ। चलो मान लीजिए, पहले मैं हिसाब लगा लेता हूँ, ये इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, ठीक है? तो ये जो 12 एरिया, ये 1 2 3 और ये जो 4 सर्कल 4 ट्राइंगल है ना, इन सबका एरिया इक्वल होगा, यानी हर एक का एरिया जो होगा 12 है, और ये 4 ट्राइंगल है तो 12/4 यानी 3 एरिया होगा, बिकॉज इसका एरिया भी 3 होगा, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, दैट विल बी द कैच।
सो लेट्स एज्यूम ओ जो सी है ये x है एंड ओ बी जो है वो y है, राइट? लेट्स एज्यूम दैट, क्योंकि इसका मतलब है जो मेरी पूरी जो डायगोनल होगी ए सी वो x का डबल यानी 2x होगी, और जो दूसरी बी डी है वो मेरी पूरी डायगोनल 2y होगी। मैं पूरी x मानता और फिर दूसरी आधी को x/2 मानता, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता। तो अगर मैं देखूं ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को देख लीजिए, बी ओ सी में देख लेते हैं, वो वाला लिख दिया, तो इसमें एरिया विल बी हाफ x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 3। इससे क्या आ रहा है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि साइड जो है वो 5 है, यानी ये जो रोम्बस की साइड है ना ये 5 है। ऑब्वियसली सारी साइड ही 5 है। तो अगर हम BOC में, ट्राइंगल BOC में एक बार पाइथागोरस और लगाएं, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर, आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर जो 25 होगा, आई कैन राइट दैट आल्सो। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से बस x और y की वैल्यू निकालनी है, और हमको लॉन्गर डायगोनल चाहिए, तो किसी की भी एक की भी निकाल लीजिए, दैट विल बी आवर आंसर। उससे हम डायगोनल यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू या y की वैल्यू का डबल करके। बस इसको सॉल्व करना ही एक चैलेंज है और कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो जिसने भी थोड़ा अलजेब्रा किया है वो जल्दी कर सकता है। बिकॉज कैसे, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इससे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डालेंगे 25 प्लस 2xy की वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 6 विच विल बी 12, सो इट विल बी 37। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 37 बनेगा, तो x प्लस वाई जो होगा वो रूट 37 बनेगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर वे में अगर मैं लिखूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसमें भी वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू एक्स बाई 6 तो 12 दैट विल बी इक्वल टू 13। इससे हमारा x माइनस वाई जो आएगा वो रूट 13 आएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना था। और लॉन्गर साइड के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को। 3 और 4 को ऐड कर दो तो y से y कट जाएगा एंड इट विल बी x प्लस एक्स विच इज 2x विच इज इक्वल टू रूट 37 प्लस रूट 13। एंड जस्ट मेक श्योर यू नो कि हमारी एक जो डायगोनल है वो 2x ही है। ऐसा ना हो कि हम x की वैल्यू निकाल दें और उसे आंसर मार्क कर दें, बिकॉज शायद एक ऑप्शन ऐसा भी है रूट 37 प्लस रूट 13 बाय 2। बिकॉज ये जो ऑप्शन है डी, ये हाफ डायगोनल है, पूरी डायगोनल नहीं है। तो पूरी डायगोनल क्या है, बिकॉज पूरी डायगोनल है 2x दैट इज रूट 37 प्लस रूट 13 विच इज ऑप्शन नंबर बी एंड विच विल बी आवर आंसर। So it's an easy question from rhombus। दो इंफॉर्मेशन है, दो इक्वेशन बनेगी, बस उसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने एल्जेब्रा नहीं पढ़ा हुआ तो, बिकॉज आप इसे नॉर्मली सब्सटीट्यूट करने जाएंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक्स की पावर 4 में वैल्यूज चली जाएंगी, फिर हमें सब्सटीट्यूट करके निकालना पड़ेगा, देन इट विल बी डिफिकल्ट। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ABCD is a parallelogram. The length of the side AD and diagonal this are this and this respectively. Angle is this, then the area. See, normally area वगैरह निकालने के क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं ज्योमेट्री में, but the best thing is to draw the figure. ज्योमेट्री का सबसे पहला रूल है, let's draw the figure. ABCD. Now diagonal AC is 10, sorry, side AD and diagonal. This is 10. And this diagonal is 20 and the angle ADC that is equal to 30 degree. Okay, जब भी मुझे 30 दिखता है then I always draw a perpendicular. So I'll draw this perpendicular AE. ऐसा रीजन है उसका कि ये 30 है तो मैं इसे 30, ये 90 है तो ये 60 बनेगा, because 30 60 90 45 45 90 should be really clear about these angles, है ना। इस तरीके के जो ट्रायंगल्स हैं जिसमें ये एंगल होते हैं should be very clear about this। ये 30 डिग्री है। अब ये बहुत आसान है, 90 के अपोजिट अगर 10 डिग्री है, 10 लेंथ है, तो 30 के अपोजिट हमेशा 5 लेंथ होगी, यानी उसकी आधी होती है। ये सिंपल रूल होता है 30 60 का। मैं एक बार यहाँ पे बता भी देता हूँ, अगर ये मान लीजिए 30 है, ये 60 है, तो 90 के अपोजिट अगर साइड 2 है तो 30 के अपोजिट ए होती है, और 60 के अपोजिट 2a का रूट 3/2 यानी रूट 3 होती है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। तो ये 5 हो गया, और ये जो DE है ना, ये 10 का
√3/2 यानी 5√3 हो गया. सो दिस इज 5√3. अब ये 5 है, ये 20 है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं बिकॉज ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा. AEC में, AEC में this is hypotenuse, this is perpendicular and this is base, so it will be root of, डायरेक्ट लिख सकता हूँ बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लिख रहा हूँ, √375. 375 क्या होता है? रूट ऑफ 25 × 15 विच इज 5√15. या समवेयर ऑप्शन में दिख तो रहा है ऐसा कुछ कुछ. सो दिस इज द टोटल साइड 5√3 प्लस 5√15. तो ये जो नीचे की पूरी साइड होगी 5 कॉमन लू, सो इट विल बी √3 प्लस √15. राइट. तो इसका एरिया निकालना, एरिया क्या होता है बॉस? बेस ये है, हाइट ये है. So this into 5 into height. So it will be 5 into 5, 25√3, which is option number B. That is going to be my answer. So it's a very simple question. आप base निकाल लीजिए, height निकाल लीजिए, base into height ही होता है. इसको ये समझ नहीं आया, वो इस perpendicular को 5 into इस base से multiply कर दीजिए, √3 plus √15. राइट. ये दोनों 5 into 5 25 हो जाएंगे और अंदर ये बच जाएगा. That's it. हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. You should mark the आंसर. आपको आंसर तो सामने ही दिया गया है. तो जब भी ऐसा 30 डिग्री 60 डिग्री दिख जाए तो परपेंडिकुलर देखिए कहां पर है. नहीं है तो बनाइए, कंस्ट्रक्ट करिए. जैसे हमने परपेंडिकुलर बना लिया ए, तो 30 60 90 बन गया. इससे 30 के अपोजिट 5 हो गया, 60 के अपोजिट 5√3 हो गया. फिर हमने ईसी भी निकाल लिया. एंड देन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री. A circle is inscribed in a rhombus with diagonals 12 and 16. The ratio of area of circle to the area of rhombus. Area of rhombus कितना होता है? हाफ d1 d2. ये एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला होता है, हाफ d1 d2 मतलब उसकी डायगोनल्स. एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? πr². बेसिकली ये मुझे कह रहा है कि एक rhombus है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है. क्या मैं इसमें सर्कल बना पाऊंगा? बड़ा चैलेंज है, ट्राई करने में क्या जा रहा है. चलो कुछ कुछ सर्कल जैसा सा लग रहा है. ट्राई ये ए बी सी डी. एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल 12 है, एक डायगोनल 16 है. तो आधी आधी अगर करूंगा, बेसिकली ये 12 है तो ये 6 होगी और ये 6 होगी, कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं. ये 8 होगी और ये 8 होगी. एक चीज और आपको पता चल होनी चाहिए कि रोम्बस में डायगोनल्स हमेशा राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. तो ए अगर ये मान लो ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 6 है ये 8 है, देन दिस AD विल बी 10. ऐसा कैसे? ये पाइथागोरस थ्योरम से है, ट्रिपलेट्स होते हैं ना 3 4 5, ऐसे इसके मल्टीपल यानी 6 से 10 भी ट्रिपलेट होंगे. अगर मैं इस वाले पार्ट को सपोज करिए दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ. ए है, ओ है, ये डी है, ये 6 है, 8 है, ये 10 होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. और ये आपका जो है सर्कल ऐसे टच करते हुए जा रहा है. अगर सर्कल का रेडियस निकालना है तो सपोज करिए मैं इसको मीट करूं, परपेंडिकुलर बनाऊं, यहाँ से O से परपेंडिकुलर x ड्रॉ करूं, तो ये मेरा रेडियस होगा OX. दैट शुड बी माय रेडियस. यहाँ से देखिए, I draw this perpendicular, then this is my x, this is my radius. अब AOD में अगर मैं इसका एरिया निकालने लगूं, इसका एरिया दो तरीके से पॉसिबल है. हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, like half of 6 into 8. तो तरीका ये है हाफ ऑफ 6 into 8. एक तरीका ये है कि अगर मैं AD को बेस लूं तो मेरा जो OX है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी हाफ ऑफ AD, AD का मतलब है 10 into परपेंडिकुलर होगा OX. OX ही मेरा R है. दिस शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सेम ही ट्रायंगल के एरिया है AOD के. तो ये हाफ से आप हाफ कैंसिल कर सकते हो. 6 8 48,
बाई 10, 4.8 जो होगा वो OX यानी रेडियस हो जाएगा। इससे आप डायरेक्टली रेडियस निकाल सकते हो। तो बस अब ये करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेसिकली पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 into d2। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, अच्छा पाई में ही वैल्यू है तो पाई आर स्क्वायर कितना है हमारा 4.8, ये हुआ 4.8 into 4.8 डिवाइडेड बाय हाफ d1 into d1 d1 into d2 12 into 4, ये हो गया 6। अब ये 4.8 को बेसिकली आप ये डेसिमल हटाने के लिए इनटू यहाँ पे 100 कर दीजिए, क्योंकि एक डेसिमल ये हट रहा है, 2 डेसिमल हटा रहे तो 100 से कर देते हैं। तो 16 3s of 48, 6 8s of 48। अब ये 8 काटेंगे तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, मतलब 4 से काट सकते हो, 4 to the 8 and 25 पे। तो ये 2 है, ये 3 है, 3 to the 6 तो ये 6 पाई हुआ डिवाइडेड बाय नीचे सिर्फ 25 बचा, तो 6 पाई बाय 25 दैट शुड बी द रेशियो व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। इसमें बेसिकली आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, हालांकि ये मेरा वाला डायग्राम तो बहुत ही भयानक लग रहा है, बट आप इसे थोड़ा नीटली ड्रॉ कर सकते हो। अगर पेन पेपर होता तो शायद मैं भी बेटर ड्रॉ कर पाता। उसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको रोम्बस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, उससे आप 6 8 10 निकाल सकते थे ट्रिपलेट्स लगा के पाइथागोरस थ्योरम से। उससे आपको रेडियस निकालना था, तो ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ये साइड निकालनी है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और आपको ये वाली आर सपोज करो निकालनी है। उसका बेसिक एक और तरीका भी है वैसे, जिसमें हम रेशियोज लेके निकाल सकते हैं बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये भी बहुत इजी है कि अगर आप ये 10 बेस ले रहे हैं तो ये आर आपके लिए हाइट है, तो हाफ ऑफ 10 इंटू आर दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 6 इंटू 8। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये कॉन्सेप्ट लगता है। इससे आपने रेडियस निकाल लिया, रेडियस निकालने के बाद तो सिंपल कैलकुलेशंस थी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन हाफ d1 d2 आपने कर दिया। So try this on your own and you will be able to understand. Let C1 and C2 be concentric circles such that the diameter of C1 is 2 centimeter longer than that of C2. Concentric circles का मतलब होता है ऐसा, इनमें सेंटर जो होता है वो कॉमन होता है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। अब जो C1 है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ये C1 ले लीजिए, C2 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे ऐसे देखूं, अगर आप रेडियस देखेंगे तो इसका 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है। लॉन्गर का मतलब है 1 सेंटीमीटर इधर बाहर हो रहा होगा और 1 सेंटीमीटर इधर बाहर हो रहा होगा, तभी तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। रेडियस नहीं है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर है। तो अगर ये x है सपोज करिए, तो ये x+1 है C1 का radius, just for explanation purpose. If a chord of C1 has length 6 and is a tangent to C2, okay, so it will be like this. एक chord है C1 की जो ऐसे है, टेंजेंट ऐसे होता है तो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है, तो ये एक chord है, लेट्स सपोज ये PQ chord है और सेंटर मान लीजिए O है, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। Then the diameter of C1 का diameter निकालना है। It's again an easy question from geometry. Circles का एक easy question है, chords काफी common है circles में, बहुत easy question है। अगर आपको ये पता है कि सेंटर से अगर किसी भी chord पर perpendicular draw किया जाए, perpendicular, तो वो हमेशा chord को bisect करता है, यानी ये 3 हो जाए, हाफ, टोटल 6 है ना, तो आधा हो जाएगा, ये बाइसेक्ट करेगा। OP लेट्स अज्यूम ये पॉइंट x है, थोड़ा दिख नहीं रहा ढंग से बट x है। लेट्स जॉइन दिस, तो OX कितना है, OX तो बेसिकली रेडियस है, तो ये x है, अच्छा ये भी x है, ये भी x है। PQ यार इसको R ले लेते हैं पॉइंट को, ये R है, तो रेडियस मेरा x है। और OP कितना है, OP तो बड़े वाले सर्कल C1 का रेडियस है ना, तो ये x+1 है,
बेसिकली यहाँ मैं बाहर बना देता हूँ, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये O है, ये R है, ये P है, ये 3 है PR, ये x+1 है और OR जो है x। तो हमसे पूछा x+1 क्या है। अगर आप यहाँ पे हम चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखा दूंगा, बट आइडियली यू शुड नो कि ये ट्रिपलेट्स हैं। जैसे 3 4 5 जो होते हैं बहुत कॉमन ट्रिपलेट्स होता है। अगर ये 3 है तो x अगर 4 डाल दो तो x+1 5 बन जाएगा। ऑब्वियसली ये 3 4 5 है, यही ट्रिपलेट्स है। इसका मतलब x 4 होगा और x+1 5 होगा, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ C1 कि C1 जो है, C1 वाले सर्कल का रेडियस 5 है, तो डायमीटर विल बी 10। दैट विल बी आवर आंसर। इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू p स्क्वायर। परपेंडिकुलर है x स्क्वायर प्लस बेस है 3 स्क्वायर। अगर इसे आप ओपन करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 बना। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 1 इधर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8 हुआ। इसे सॉल्व करेंगे तो x आएगा 8/2 यानी 4। ये एक्चुअली मेथड काफी टाइम कंज्यूमिंग है कंपैरेटिवली, सो आई वुड रिकमेंड कि आप ट्रिपलेट्स जो मेजर है, 3 4 ट्रिपलेट तो आप याद कर लीजिए, 3 4 5। अगर आपको ये याद होते आप डायरेक्टली x की वैल्यू बता सकते थे कि 4 है और x+1 की 5 है, यानी बड़े वाले सर्कल C1 का रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 है। बट अगर आपको ये याद नहीं है देन यू नीड टू सॉल्व इट, तो ये आपके कुछ प्रीशियस सेकंड्स एग्जाम में और लेगा, मे बी 30 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। कोशिश करिए इन चीजों को ध्यान रखने की, and you can watch this again, you can try to solve it on your own, and it's a very easy question. The sum of parameters of an equilateral triangle and a rectangle is 90. Area T of the triangle basically equilateral है, उसका area T है, and the area R of a rectangle both in square centimeters satisfy this relation R is equal to T square. Okay. If the sides of rectangle are in the ratio 1:3, यानी अगर ये x लूंगा तो एक 3x होगा, then the length in centimeter of longer side of rectangle, यानी 3x की वैल्यू पूछ रहा है, इस longer side तो 3x है। आपको सिंपल पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है। हमारे केस में लेंथ है 3x और ब्रेड्थ है x, क्योंकि 1:3 के रेशियो में है साइड्स, और हमें लंबी वाली साइड यानी 3x की लेंथ बतानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स, इक्वी मतलब बराबर, तो हम कह सकते हैं इसकी तीनों साइड्स बराबर है। वी कैन से इसकी साइड्स ए। तो वो कह रहे हैं कि पैरामीटर जो है वो 90 है। पैरामीटर कैसे होगा, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर है इसकी टोटल साइड्स का सम। अगर मैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल करूं तो दैट विल बी 3x plus 3x plus x plus x which is 8x, और इसका 3a because a plus a plus a, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। और इनका जो सम है वो 90 है। सम ऑफ पैरामीटर्स of equilateral triangle and rectangle is 90. So I can write 8x plus 3a is equal to 90. एक और चीज उसने बोली कि R is the area of rectangle। हमारे केस में R आएगा length into breadth which is 3x into x, तो मेरे केस में R हुआ 3x square। और जो ट्राइंगल है उसका एरिया है T। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए विच इज √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर। अब एज पर क्वेश्चन R इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, R इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इससे R मेरा आ गया 3x स्क्वायर, T है √3/4 ए स्क्वायर और T का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर। ये इक्वेशन है और मुझे x की वैल्यू चाहिए ताकि मैं 3x निकाल सकूं। ओके, पहले इस वाले पार्ट से सुलटते हैं, ये काफी डरावना सा लग रहा है, इसको स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होगा 3, a की पावर a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16,
3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखूं, चलो x स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, a की पावर 4/16, इससे x कितना हुआ, इसका स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 4/16, तो ये आएगा a की पावर 4 का स्क्वायर रूट होगा a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। x विल बी a स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी ना 1 एंड 2। अब x की जगह 8 इंटू a स्क्वायर अपॉन 4 लिख दूं प्लस 3 इज इक्वल टू 90, तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, 4 से कटा 2, 2a स्क्वायर प्लस 3a, इस 90 को इधर ले आइए, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर्स करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करनी है, दोनों टर्म्स को ऐड करूं तो +3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है बेसिकली क्या आ रहा है, -180 स्क्वायर, -180 a स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर के लिए आई शुड नॉट बी वरीड, क्योंकि मेरे दोनों टर्म्स में होगा -83। ठीक है, दिस इज 15a एंड -12a, ये फैक्टर्स होंगे, क्योंकि 15 इंटू 12 180 होता है, माइनस का होगा, तो ये फैक्टर्स होंगे। अब अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो मैं इसे सॉल्व भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली रूट्स निकालने के लिए बताऊं तो इसको स्प्लिट कर दिया आपने, इसके रूट्स कैसे आते हैं, इसके फैक्टर हुए प्लस का 15 और माइनस का 12, इसके अगर आपको डायरेक्ट रूट निकालने हो तो क्या करिए, ये जो स्प्लिट किया है पहले इसके साइन बदलिए, यानी ये 15 का -15 कर दीजिए और -12 का 12 कर दीजिए, साइन बदलिए, एंड इसको डिवाइड करिए दोनों को a स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी 2 से। सो दीज आर माय रूट्स या a की वैल्यूज है, ये इसका शॉर्टकट होता है जो बैंकिंग और बाकी एग्जाम्स में काफी काम आता है। तो a की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल की साइड नेगेटिव तो होने से रही, तो ऑब्वियसली a की जो वैल्यू सब निकल के आएगी वो 12/2 यानी 6 होगी। a की वैल्यू 6 को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ताकि हम x निकाल सकें, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल 3x चाहिए, तो x विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर अपॉन 4, which is 6 into 6 upon 4, ये 2 3s are 6, 2 फिर से कटेगा तो 3 3s are 9, तो ये x की वैल्यू है 9, तो 3x कितना हुआ 27। So option number D should be our answer, because 3x is 3 into 9, which is 27. That is the longer side of the rectangle. So you can again call this a medium level question from geometry, क्योंकि इसमें थोड़ी वेरिएबल्स ज्यादा हैं और इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ रहा है, कोई डायरेक्ट शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। कुछ तरीके थे जैसे 3 का मल्टीपल, लेकिन सारे ऑप्शन 3 के मल्टीपल है, तो यू कैन कॉल इट अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, जिसे आप फर्स्ट राउंड में फिर से छोड़ सकते हो। तो कंपैरेटिवली ऐसा लग रहा है स्लॉट 2 2020 का थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू स्लॉट 1 जो हमने देखा था, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, एंड शायद ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ जाए। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस वेरिएबल्स थोड़े ज्यादा। फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, perpendiculars are drawn on all sides. The sum of the lengths of these three perpendiculars is s, then the area of the triangle is. It's also an easy question. It's not a very difficult question. Equilateral triangle के तो questions हमेशा easy होते हैं, because स्क्वायर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये काफी इजी होते हैं, इनमें सारी साइड्स इक्वल होते हैं। बस डिफिकल्ट पार्ट सिर्फ वेरिएबल्स वाला है, अगर आपको वेरिएबल से डर लगता है देन ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। वो कह रहा है कि किसी इंटीरियर पॉइंट से इक्विलेटरल के परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए। लेट्स अज्यूम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है ए, ये भी ए होगी, ये भी होगी, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है। किसी भी एक पॉइंट से, सपोज करिए एक पॉइंट है, let's assume triangle is ABC and the point is let's assume X। इस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर ये है। लेट्स नेम दिस पॉइंट्स एज P एंड R। तो हमको पता है कि ये सारे परपेंडिकुलर्स का जो सम है ना वो S है। मैं इस वाले परपेंडिकुलर को
P1 बोल देता हूँ, इसे P2 बोल देता हूँ, इसे P3 बोल देता हूँ। Although it's a very easy question, सिर्फ समझाने की बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इक्विलेटरल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो ये इसका एरिया हुआ। अब एक और तरीका है, अगर मैं x से ये ज्वाइन कर दूं और ये ज्वाइन कर दूं, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल ए बी एक्स प्लस ट्राइंगल PCX plus triangle ACX. This is also equal to area of triangle ABC. Because मैंने ये तीन ट्राइंगल्स ले लिए, जैसे एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, इनको सम कर दूं तो भी तो पूरे एरिया ट्राइंगल का ही एरिया आ रहा है। एंड ABX का एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस क्या है? अगर ABX की बात करें, बेस ऑब्वियसली AB है। AB कितना है? A इनटू, बिकॉज AB की लेंथ है ना, इनटू परपेंडिकुलर क्या है? P1, जो हमने लिखा था P1, ठीक है। प्लस सिमिलरली BCX का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बेस क्या है? फिर से A ही है, इनटू परपेंडिकुलर क्या है? P2 प्लस सिमिलरली ACX, ये वाला जो ट्रायंगल है ACX, इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस, इस बार बेस है AC विच इज A, इनटू परपेंडिकुलर क्या है? P3। अब देखिए हाफ ए हाफ ए हाफ ए, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ 1/2 ए, तो बचेगा क्या अंदर? यहाँ पे P1 बचा प्लस P2 प्लस P3, ये बच गया। अब मुझे गिवन है कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ थ्री परपेंडिकुलर्स इज S। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है P1 प्लस P2 प्लस P3, दिस इज S। सो आई कैन राइट कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो हाफ ऑफ A इंटू S हुआ ना, सो दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है √3/4 ए स्क्वायर, सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। सो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों ही एरिया है इसी ट्राइंगल का, बस दो तरीके से निकाला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से और ये तीन ट्राइंगल्स को ऐड करके। सो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ A इंटू S। अब ये A से ये A कट गया, इससे आप A निकाल सकते हो। A कितना आएगा हमारा? इस 2 से ये 2 कट गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर ले आइए। So A is equal to twice of S upon √3। ये मेरी साइड आ गई। साइड आ गई तो एरिया ही तो निकालना है इन टर्म्स ऑफ S। हो गया बस, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ S है। सारे ऑप्शन S में है ना। अभी तो हमने देखा था एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है ना। इस A की वैल्यू इस इक्वेशन में डायरेक्टली डाल देंगे, इट विल बी √3/4 ए स्क्वायर क्या है? A इंटू ए मेरे ये है, A है 2S/√3 इंटू 2S/√3। √3 से √3 काट दीजिए, 2 2 4, इस 2 से ये 2 काट दीजिए, इज नथिंग बट S²/√3। दिस इज माय एरिया व्हिच इज ऑप्शन नंबर D। So it's not a very difficult question, बस ये कि ये वेरिएबल्स हैं थोड़ा सा। अब ज्योमेट्री का एक नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है ज्योमेट्री में। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। ये कॉन्सेप्ट तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में काफी बार यूज करते हैं। लेट C be a circle of radius 5 meters having center O. Let PQ be a chord of C, इस सर्कल की, that passes through point A and B where A is located 4 meter north of O, O जो हमारा सेंटर है, and B is located 3 meter east of O, then the length of PQ is nearest to all decimals. Like question from geometry, let's try to first draw the figure। ये सेंटर है, कॉर्ड है ऐसे, सेंटर ये है, तो इसके नॉर्थ में A है, इसके ईस्ट में ये B है, and this is P, this is Q, this is O। OA जो है वो गिवन है 4 एंड B जो गिवन है वो है 3। ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये नॉर्थ में है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 4 5 ट्रिपलेट्स होते हैं। आई कैन फाइंड AB is 5। अगर AB 5 है तो अगर मैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं AB पर, उस OD है सपोज करिए, OD की लेंथ क्या होगी? लेट्स अज्यूम x है, तो OD की लेंथ क्या होगी? इट्स दिस सिचुएशन। एक ऐसा ट्रायंगल है, बेसिकली इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। OAB आपने अगर ज्योमेट्री पढ़ी है तो
इसमें 3 बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड x। इसका सिंपल तरीका होता है एरिया को इक्वल कर दीजिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड मतलब अगर ये 3 बेस है तो 4 एल्टीट्यूड होगा, सो हाफ 4 इंटू 3 इस ट्रायंगल का एरिया होगा। अगर आप ए बी को बेस लोगे तो परपेंडिकुलर ओडी होगा, तो एरिया होगा हाफ बेस यानी 5 इंटू एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर एक्स। क्योंकि ये एरिया सेम ट्रायंगल का है तो वी कैन इक्वेट दैट। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, सो दिस विल बी 12/5 एक्स। 12/5 कितना होता है 2.4, जो भी है मीटर सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू 2.4 आ जाएगी या 12/5। This is 2.4. Okay, then I can join PO. मुझे PO पता है because ये radius given है सर्कल का 5. So this is 5. This is 2.4 और ये भी एक right angle triangle है. I need to find PT और उसका डबल जो होगा वो PQ होगा. Okay? ये एक बार फिगर फिर से देखिए. This is the situation. ये O है, ये P है, ये D है. ये हमने 2.4 निकाला है, ये 5 PO हमको गिवन है ये रेडियस, तो हम और ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये ऑब्वियसली कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर डाला था, एंड अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो जो भी PD आएगा यही DQ भी होगा, और इन अदर वर्ड्स PD को डबल कर दोगे तो PQ आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो PD। so PD स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर माइनस 2.4 का होल स्क्वायर, just 25 minus 24 का स्क्वायर होता है, we should know square still 25 at least 576, तो 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76, you should know this। तो 5.76 आपने इसमें से माइनस कर दिया, so it will be 19.24 PD स्क्वायर। तो PD जो आएगा PD will be square root of 19.24, approximately 4.4 के करीब होगा। See, because 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा और 25 का 5 होता है, ये ऑलमोस्ट उसके बीच में 4.4 के करीब पड़ेगा। तो जो PQ लेंथ होगी ना पूरे के पूरे कॉर्ड की, that will be twice of PD। twice of PD क्यों? क्योंकि जो OD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये हमेशा कॉर्ड को, किसी भी सर्कल की कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे हमेशा इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में। तो जितना PD है उतना ही DQ है, यानी ये PQ का आधा है, तो ट्वाइस क्या होगा 2 into 4.4 which will be around 8.8 meter centimeter whatever is our unit। so option number A, that is our answer। तो ये ज्योमेट्री का सर्कल से एक इजी क्वेश्चन है, ना कुछ मेजर नहीं है, डायरेक्ट वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 3 4 5 वैल्यू निकालनी है, एक और ट्रायंगल लेके पाइथागोरस लगाना है और बस कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं था। सो इट्स एन इजी क्वेश्चन। सो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्लॉट 2 जो था 2020 का वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था स्लॉट 1 के, बट इसका मतलब है इसमें स्केलिंग भी थोड़ी सी बेटर हुई होगी, बट स्टिल यू कुड फाइंड अ लॉट ऑफ इजी क्वेश्चंस आल्सो। तो 26 में से 20 21 22 क्वेश्चंस आपको इजी मिल सकते थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं। आप ये सारे वीडियोस को दोबारा से देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कहीं पे आप अटकते हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप वापस जाकर दोबारा प्रैक्टिस करिए, उस टाइप के 10-15 क्वेश्चंस और करिए। दैट इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर कैट एग्जाम। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC, BC is perpendicular to DC and BAD is 45 degree। सी ज्योमेट्री में सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले कि हम डायग्राम ड्रॉ कर ले। अगर डायग्राम ड्रॉ हो गया तो आधा काम हो गया, 50% काम हो गया, उसके बाद बहुत ही इजी चीज बचती है। वैसे जस्ट टू क्लैरिफाई, ज्योमेट्री में मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले होते हैं जिनमें जैसे एंगल निकालना होता है, दूसरे होते हैं जिनमें एरिया निकालना होता है, और तीसरे होते हैं जिसमें लेंथ या लेंथ के रेशियो निकालने होते हैं। ये मेजर 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री में। अभी जो फर्स्ट टाइप होती है एंगल वगैरह निकालना, ये सबसे इजी होते हैं, इजीएस्ट। उसके बाद सेकेंड लेवल पे होते हैं जिनमें एरिया वगैरह निकालना होता है, जैसे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। हालांकि ये भी डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन एंगल वाले बहुत ही इजी होते हैं।
ये उससे थोड़े से कम, और कंपैरेटिवली जो लेंथ और रेशियो वाले हैं ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली सिमिलर ट्रायंगल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट लगता है जो कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट स्टिल 3 to 4 क्वेश्चंस कैट में आते हैं ज्योमेट्री के। तो अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन आए हैं या 3 भी आए हैं, तो उसमें से 2 या 3 इजी होंगे, तो कम से कम वो आपको जरूर करने चाहिए। यू कैन लीव द टफ वन, बट यू शुड ऑलवेज सॉल्व द इजी वंस। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। AB is parallel to DC and BC is perpendicular to DC. Okay. इसका मतलब लेट्स अज्यूम ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, मेरा BC जो है वो परपेंडिकुलर टू DC है और ये दोनों पैरेलल है। इफ DC is equal to 5, this is 5, BC is equal to 4, this is 4। एक इंफॉर्मेशन रह गई है, BAD is equal to 45 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। BAD, इसलिए मैंने AB को थोड़ा सा लंबा बनाया था, बिकॉज BAD जो हमारा है ये 45 डिग्री है। तो अब हमें बस इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, विच इज वेरी सिंपल यार, बिकॉज जब भी आपको ये 45 मिल जाए तो ये तो बहुत ही इजी कर देता है। लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। डी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई। हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ADE का एरिया अलग निकाल लेंगे, प्लस इसमें ये रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल है EBCD, इसका एरिया ऐड कर देंगे, टोटल एरिया हो जाएगा हमारा ट्रेपेजियम का। दैट्स इट। सबसे पहले रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 4 है। ठीक है, तो 4 और 5 अगर किसी रेक्टेंगल की साइड्स हो तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? 5 into 4, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 20 तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया। प्लस लेट्स सी कि ट्रेपेजियम का एरिया, सॉरी ट्रायंगल का एरिया कितना आता है। अब देखिए, ये मैंने पहले भी बोला था कि दो तरीके के ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं 45 45 90 एंड 30 60 90। ये तीनों ट्रायंगल्स, ये सॉरी दोनों ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए। तो आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री है, 45 है, तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा। 45 45 90, क्योंकि तीनों का सम तो 180 बनेगा ना। अब जो इक्वल एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट साइड्स भी हमेशा इक्वल होती है। तो ये 4 है, तो जो AE है ये भी 4 होगी। तो अब ट्रायंगल ADE, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हाफ ऑफ बेस, बेस मेरा है 4, इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी 4 है, तो 4 को इससे काट दीजिए, दिस इज 8। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 8, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20, सो द टोटल एरिया इज 28 ओनली, एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो है नहीं ये बहुत इजी क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री? एक बार दोबारा से ट्राई करिए, वीडियो देखिए, बस आपको ये देखना था कि आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना कैसे है। उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, दोनों का एरिया निकालो, ऐड कर दो, और 3 नंबर ले जाओ कैट में। ट्राई दिस अगेन। The vertices of a triangle are this and this. Area of the circle passing through these points. मैं इसे भी इजी ही क्वेश्चन बोलूंगा, आपको लगे तो आप इजी टू मीडियम बोल लीजिए, बट इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, 0 0 ये होता है, 4 0 क्या होता है? 1 2 3 4। इतना टाइम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। एंड 3 9, 3 ये 9 थोड़ा ऊपर होगा, बट समझने के लिए हम यहीं पे ले लेते हैं, दिस इज 3 9। इनको ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज योर ट्राइंगल, मे बी ABC, ठीक है, जो भी है। अब वो कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जो इन 3 पॉइंट्स से पास करे, भाई पास कर रहा है, इस सर्कल का एरिया बताना। ये सर्कल को कहते क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। पहले ये सर्कल है क्या यार? ये सर्कल सरकम सर्कल है इस ट्रायंगल के लिए, सरकम सर्कल फॉर दिस ट्रायंगल। सरकम सर्कल का एरिया क्या होता है? उसका एक सरकम रेडियस होता है जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R, एंड एरिया क्या होगा? पाई R स्क्वायर, दैट्स इट। अगर मुझे इसका सरकम रेडियस पता चल जाए तो पाई R स्क्वायर ही तो एरिया होगा। अब R निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? R के लिए, अब ये कॉन्सेप्ट है यार, ज्योमेट्री में गया आपने फिगर बना ली, इसके बाद आपको ये याद आना चाहिए एरिया सरकम रेडियस, इनमें क्या कनेक्शन है? कनेक्शन होता है R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, दैट्स इट। अगर आपको ये पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। R क्या है? सरकम रेडियस, जो मुझे निकालना है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पाई R स्क्वायर में डाल दूंगा और मेरे को एरिया मिल जाएगा सर्कल का, जो मेरा आंसर होगा।
एंड आंसर भी पाई में है, तो पाई को भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए क्या है, एक साइड की लेंथ, बी है दूसरे साइड की लेंथ, सी है तीसरे की, 4 है कांस्टेंट, डेल्टा है इस ट्राइंगल का एरिया, दैट्स इट। तो आइए ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए का मतलब है एक साइड, ठीक है, ये वाली साइड कितनी है 0 से 4, ऑब्वियसली इसकी लेंथ है 4, तो ये हो गया 4 इंटू, एक साइड बी है, मान लीजिए ये वाली साइड बी है, बी है। अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपल हमारा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपने देखा है, अगर आप 0 0 एंड 3 9 इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये होता है रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हुआ 9 प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर हुआ 81 विच इज रूट 90। तो ये वाले की लेंथ होगी रूट 90, यहाँ पे रूट 90 लिख देते, इनटू सी। सी क्या है, सी है ये ए सी वाला, इसको भी सेम फॉर्मूले डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर निकालूं, हालांकि ये टाइम ज्यादा लग रहा है इसे समझाने में, बट इतना मुश्किल है नहीं है। तो क्या होगा 3 माइनस 4 एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये है हमारा ए सी डिस्टेंस, ये था हमारा ए बी डिस्टेंस। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ये कितना है 1 प्लस ये कितना है 81, सो दिस इज रूट ऑफ 82। रूट 82 यहाँ पे डाल दीजिए, डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस, बेस कितना है 4 इंटू एल्टीट्यूड क्या होगा, अगर हम ये देखें, ऑब्वियसली ये एल्टीट्यूड है ना, ये तो ये हाइट कितनी है, ये तो हमको पता ही है 3, ये 9 है ना, 3 9 चले थे हम, 3 इधर चले थे 9 ऊपर, तो हाइट तो 9 ही हुई। तो half of base into altitude, so that will be 18, सिंपल। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख सकते हो ट्राइंगल का एरिया। ये मेरे आर की वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को बस यहाँ सब्सटीट्यूट करना है एंड विल गेट द आंसर। ओके, सो ये देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, आर की वैल्यू मैं डायरेक्टली भी आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट जस्ट टू क्लैरिफाई आई विल राइट दिस इज आर अपॉन 4 इंटू 18, ये आर है, इंटू एक बार और आएगा, थोड़ा लाइन खींच दो ताकि डिफरेंस रहे, 4 इंटू रूट 90 इंटू रूट 82 अपॉन 4 इंटू 18, ये 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, रूट 90 इंटू रूट 90 दैट इज इक्वल टू पाई, रूट 90 इंटू रूट 90 होता है 90 इंटू रूट 82 इंटू रूट 82 कितना होगा, रूट हट जाता है ना इसमें 82 अपॉन 18 इंटू 18 है, 18 का टेबल आना चाहिए आपको, 20 तक टेबल आना चाहिए, 18 5 का 90 होता है, इसे काट लीजिए 2 से 941, हालांकि अपॉन 9 एक ही ऑप्शन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, बट फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 41 इंटू 5 कितना होता है 205 पाई अपॉन 9, सो दैट इज द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस सर्कल का एरिया है जो इन तीनों वर्टिसेस से पास करता है। बस उसने क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखा, उसने बोला ये सर्कल का एरिया बताओ जो इन तीनों से पास करे, उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि सर्कम सर्कल का एरिया बताओ इस ट्रायंगल के, ये बस पूछने का तरीका है। आपको पता होना चाहिए था कि पाई आर स्क्वायर, आर जिसमें सरकम रेडियस है, ये फॉर्मूला लगाना है। सरकम रेडियस निकालने के लिए एबीसी अपॉन 4 डेल्टा था, एबीसी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड निकालिए, आर की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पाई आर स्क्वायर से, 205 पाई अपॉन 9 विल बी आवर आंसर। यू कैन ट्राई दिस अगेन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। The points 2 1 and minus 3 minus 4 are opposite vertices of a parallelogram. Parallelogram. Okay, let's draw this. Let's suppose a parallelogram. एक पॉइंट अगर मैं 2 1 ले लूं, एक माइनस 3 माइनस 4 ले लूं, हालांकि ये जरूरी नहीं है अभी कि मैं इसे ग्राफ पे ही प्लॉट करूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। इफ द अदर टू वर्टिसेस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टिसेस हैं, अदर टू कौन से हुए, अगर मैं इसे ए बी सी डी बोल दूं, अदर टू हुए बी और डी के, द अदर टू लाई ऑन दिस लाइन, और ये लाइन ये होगी, थोड़ी सीधी सी बनी नहीं है, बट ये लाइन बी डी है जिसकी इक्वेशन हमको गिवन है, क्या इक्वेशन है, x प्लस 9y प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमको बताना है कि c की वैल्यू क्या है। इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपको क्लिक कर जाए तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। अगर मैं इस AC को ज्वाइन कर दूं तो आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए था कि ये दोनों जो होते हैं डायगोनल्स इन पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
इसका मतलब है जो ए सी का मिड पॉइंट होगा वो डीबी को भी सेटिस्फाई करेगा। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, मतलब अगर आप x1 y1 एंड x2 y2 का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इससे सिंपल कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो इससे डायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो -3 प्लस 2/2 इज -1/2 कॉमा 1 प्लस -4/2 इज -3/2। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 -1/2 एंड -3/2, ये जो लाइन है बी डी इस पर भी होंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी तो होगा। और कोई पॉइंट किसी लाइन पे होता है तो उसकी वैल्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं अगर x की वैल्यू -1/2 डाल दूं इस इक्वेशन में, प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू -3/2 डाल दूं, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा। इससे मैं डायरेक्टली c की वैल्यू निकाल सकता था। ये हो गया -1/2 -27/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये -28/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे काटेंगे तो ये -14 प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे c इज इक्वल टू 14। दैट्स माय वैल्यू व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए। तो c की वैल्यू 14 आ जाएगी प्लस का, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये एक दो चीजें बेसिक समझ आनी चाहिए थी कि ये जो पॉइंट्स हैं इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मिड पॉइंट निकालना था और इसकी वैल्यू एक्स वाई में डाल के सी की वैल्यू आ जाती। तो दैट इज व्हाई आई कंसिडर्ड दिस एन इजी क्वेश्चन। बस आपको क्लिक करना चाहिए। अगर आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड 45 सेकेंड्स में क्लिक नहीं कर रहा है तो बेटर है यू लीव दिस क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। आप इसमें बाद में आ सकते हैं इस क्वेश्चन पे अगर आपको टाइम परमिट करता है तो, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ट्राई दिस अगेन।